नमस्कार दोस्तों, दिस इज तृप्ति एंड स्वागत है आपका थिंक बिग यूट्यूब चैनल में। आज की इस सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमारे पास जुलाई 2019 का क्वेश्चन सेट पी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत जो 30 क्वेश्चंस हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और चौथा है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। और चौथा है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो इसका सही उत्तर है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो जो अवस्था वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं किशोर अवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चौथा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अब देखिए, इस तरह के प्रश्न के उत्तर ढूंढने से पहले आपको प्रश्न पर विचार करना है, उसके बाद फिर उत्तर पर। यंत्रीय उद्देश्य अभिनिव्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिनिव्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिनिव्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिनिव्यास। तो इसका सही उत्तर है दंड एवं आज्ञापालक अभिनिव्यास। अगला प्रश्न, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वेगोत्स्की क्या कहते हैं? अहं केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वेगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता। तो इसका सही उत्तर है जेंडर रूढ़िवादिता। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग से संबंधित करना प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता। सातवां प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो एक प्रारंभिक कक्ष में बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि यह
संप्रेषण करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वकालत करता है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की। अगला प्रश्न है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा, जो कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में, तो चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ क और स्तंभ ख अब हम दोनों पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। और स्तंभ ख में धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अब देखिए, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है, मतलब आई को हम जोड़ देंगे डी से। उसके बाद अधिगम अशक्तता अगर है, लर्निंग डिसेबल्ड अगर है, तो वो उनके धारा प्रवाह पढ़ने में उनकी कमी पाई जाती है। उसके बाद सृजनात्मक अगर बच्चा है तो वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अंत में अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम है, तो आसानी से वो विचलित होने की आदत हो सकती है। मतलब कि हम आई को जोड़ देंगे डी से। डी फर्स्ट जो है प्रतिभाशाली, फर्स्ट को जोड़ देंगे डी से, सेकंड को हम जोड़ देंगे ए से, थर्ड को हम जोड़ेंगे बी से, और एंड फोर्थ को हम जोड़ेंगे सी से। मतलब इसका सही उत्तर जो है वो है सेकंड ऑप्शन, प्रतिभाशाली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, अधिगम अशक्तता, धारावाह पढ़ने में कमी है, सृजनात्मक, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, वे शाम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होंगे तो सक्रिय रूप से सहभाग लेंगे तो उनका विकास जो है वो प्रभावी रूप से होगा। तो वे विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। तो बच्चों को हमेशा पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि उनके सवाल जवाब जो है हमारे तक पहुंचे, शिक्षक तक पहुंचे और शिक्षक सही से बच्चों का समस्या समाधान कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? देखिए दोस्तों, ये जब भी हम एग्जाम में बैठे होते हैं तब ऐसे जो कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं, यहाँ पर नहीं ये वर्ड यूज किया गया है और हम जल्दी जल्दी में उसे पढ़ते ही नहीं और सिर्फ मुख्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है यही पढ़ लेते हैं और गलत आंसर को चूज कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो इन सभी में
पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये सारे सार्थक, इनके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। लेकिन सिर्फ कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है यह एक मुख्य क्रिया, यह प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं और किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो इसका सही उत्तर है अधिगम का एक भाग है। जब बच्चे गलतियां करेंगे तभी वो सीखेंगे, इसीलिए बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्यपुस्तक से सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो एक शिक्षक को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अगला प्रश्न है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि। तो वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है तो वो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो बुद्धि के बारे में कहा जा सकता है कि
बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया। ये ऑब्वियस सी बात है कि प्राथमिक सामाजिकरण में माध्यम है परिवार। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है, जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है 25, जेंडर एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। तो निम्न में से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कराता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, और यही विकास के आयाम भी है, विकास इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो इसका सही उत्तर है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में देखा जाता है। अगला है, लेव वेगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। तो लेव वेगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। आखिरी प्रश्न है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो इनमें वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके डाउट्स कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ थिंक बिग। थैंक यू।